हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि में आपका स्वागत है और मैं हूं आनंद। दोस्तों, इस वीडियो में मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा वर्ष 2019 पे आए प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, उत्तर क्या लिखना चाहिए, उत्तर कैसे लिखना चाहिए और किन किन कंटेंट, किन किन तथ्यों, आंकड़ों को उसमें शामिल करना चाहिए, इन सबको हम इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा में हमारे पास 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर आपको 15 से 20 शब्दों में देने होते हैं। दूसरा प्रकार वो है जिसके उत्तर आपको 100 शब्दों में, और तीसरे प्रकार में वो प्रश्न आते हैं जिनमें आपको 300 शब्दों में उत्तर देने होते हैं। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में वर्ष 2019 के प्रश्न को लिया है और इस वर्ष के जो प्रश्न को हमने लिया है उसको देखें आप। हमारा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत कौशल विकास के प्रावधानों की विवेचना करें। दोस्तों, आपको एक्सप्लेन करना है उन सभी प्रावधानों को जो कौशल विकास के लिए मेक इन इंडिया के तहत लिया गया है। और इसमें दोस्तों आपको यह उत्तर 300 शब्दों में लिखना होगा, जिसके लिए आपको अधिकतम 15 अंक दिए जाएंगे। दोस्तों, यहां पर हमारे पास बहुत सारी बातें करने को है, जिसमें से एक बात तो ये है कि ये पूरा कंसेप्ट क्या है उसको समझें। दूसरा, उत्तर में क्या लिखना है उसको समझें। और तीसरा, उत्तर कैसे लिखना है उसको समझें। दोस्तों, हम शुरू करेंगे कंसेप्ट से और इस प्रश्न के उत्तर से। हम जब कंसेप्ट और प्रश्न के उत्तर में क्या लिखना वो सीख जाएंगे, फिर हम दरअसल बात करेंगे कि उत्तर को लिखना कैसे है। तो चलिए शुरू करते दोस्तों कि मेक इन इंडिया के तहत कौशल विकास के प्रावधानों की विवेचना करें। यहां पे 2 स्कीमों की बात हो रही है कि मेक इन इंडिया के तहत कौशल विकास जो योजनाएं हैं उसकी आपको विवेचना करनी है। दोस्तों, आप देखिए, पहली बात तो हम करते हैं मेक इन इंडिया की। मेक इन इंडिया क्या है? दोस्तों, वर्ष 2014 में एक योजना आई भारत सरकार की, जिसका नाम था मेक इन इंडिया। भारत में विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए, 2014 में मेक इन इंडिया नामक योजना का शुभारंभ किया गया। मुख्य रूप से भारत में उत्पादन को जब बढ़ाने की हम बात करते हैं, दोस्तों उत्पादन कैसे बढ़ेगा? उत्पादन तब बढ़ेगा जब किसी भी देश में पर्याप्त भूमि हो, संसाधन हो या निवेश हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लेकिन इन सब के साथ में एक कुशल जो श्रमिक बल है, एक हमारा स्किल्ड लेबर फोर्स है, वो बहुत जरूरी है। आए दिन हमारे उद्योग के अलग अलग जो बड़े कॉरपोरेट ग्रुप हैं वो कहते हैं, उनकी ये शिकायत रहती है कि हम निवेश तो करने को तैयार हैं, किंतु भारत में जो कुशल रोजगार है, जो स्किल्ड लेबर है, वो उपलब्ध नहीं है। और हम इस समय फैक्ट्री लगाएं फिर हम स्किल करें, वो हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल नहीं होता, वो हमारे लिए बहुत समय चला जाता है। और दूसरी बात, आपने स्किल किया, किसी को आपने ट्रेन किया, फिर वो छोड़ दे तो उनके लिए बहुत भारी भरकम खर्चा हो जाता है। इस कारण से कुशल रोजगार का नहीं होना, कुशल श्रमिक का नहीं होना भारत के लिए या भारत के मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़ी समस्या रहती है। तो जब हमने 2014 में शुरू किया मेक इन इंडिया, हमने कहा कि हम भारत में मैन्युफैक्चरिंग क्या है? आप देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनते हैं, गाड़ियां बनती हैं, कपड़ा है, सीमेंट है, उर्वरक है, अलग अलग चीजों को हम मैन्युफैक्चर करते हैं, प्लास्टिक्स है, लोहा है, आदि है। तो इन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए उस फील्ड में काम करने वाले जो लोग हैं उनके पास कुशलता होगी तो उद्योग आकर्षित होगा। जिन देशों में कुशल श्रमिक नहीं मिलते हैं उनमें फिर निवेश आकर्षित नहीं होता। दोस्तों, इसी कारण भी है, आप देखिए भारत में जो निवेश आता है ना, एफडीआई, उस निवेश का अधिकांश भाग सेवा क्षेत्र में जाता है, क्योंकि सेवा क्षेत्र में फिर भी कुशल रोजगार मिल जाते हैं, कुशल श्रमिक मिल जाते हैं, किंतु उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में कुशल श्रमिकों का जो अभाव है वो रहता ही रहता है। इसी कारण से ये योजना सफल तब होगी जब देश में श्रमिकों की संख्या होगी वैसी जो कुशल हो। इसीलिए 2015 में आप देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को
शुरू किया गया। तो मेक इन इंडिया के सफलता के लिए या इस योजना को सफल बनाने के लिए 2015 में क्या शुरू किया गया? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई 2015 में, जिसपे हमें अपना उत्तर लिखना है। अब यहां पर हमारा प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न हमारा यह है कि भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत कौशल विकास के प्रावधानों की विवेचना करें। अब दोस्तों, इस मेक इन इंडिया के तहत एक बड़ी योजना बनाई गई जिसका नाम था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके तहत क्या किया गया, जरा उसकी बात करते हैं। दोस्तों आप देखें, भारत में कौशल विकास के लिए इस योजना को शुरू किया गया, जिसके अंदर कहा गया कि देश में 2022 तक करीब 500 मिलियन मतलब 50 करोड़ लोगों को ट्रेन किया जाएगा, कुशल किया जाएगा। तो कौशल या स्किल ट्रेनिंग जो है वो कितनों को दी जाएगी? वो दी जाएगी 50 या 500 मिलियन मतलब 50 करोड़ प्रशिक्षुओं को 2022 तक। इसके लिए देश में 1500 से 2000 कौशल विकास केंद्र बनाए जाएंगे। कौशल विकास केंद्र बनाए जाएंगे। दोस्तों आप देखें, यहां पर इन सब की देखरेख करने के लिए एक निगम बनाया गया जिसका नाम था NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। मतलब क्या हो गया? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। NSDC दोस्तों वो निगम गठित किया गया है जिसका काम क्या होगा? इन सभी कौशल विकास केंद्रों की देखरेख है, उनकी मॉनिटरिंग है, उनका उत्थान है, उनका समर्थन है, उनके करिकुलम आदि का निर्धारण है कि किस चीज में आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो भी पूरी प्रक्रियाएं हैं। तो इनके ऊपर जो एक प्रकार का पूरा देखरेख है, समन्वय है, वो कौन करेगा? NSDC करेगा, जिसकी गठन भी इस योजना के तहत की गई है। दोस्तों यहां पे आप देखें, ये तो इसके कुछ मुख्य तथ्य हैं, लेकिन इस योजना के मुख्य पहलू आइए उसकी जरा बात करते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो मुख्य पहलू हैं दोस्तों, वो देखें क्या क्या हैं। इसमें कहा गया है कि अल्प अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। विशेष परियोजना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। पहले की सीख मान्य होगी। प्लेसमेंट दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके अलावा रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा और इन सब का जो पर्यवेक्षण है उसकी व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों आप देखें, इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो मेक इन इंडिया को सफल करने के लिए अपनाया गया है या भारत में प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए किया गया, देखिए उसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं कि 2022 तक 500 मिलियन मतलब 50 करोड़ प्रशिक्षुओं को अलग अलग फील्ड में ट्रेनिंग दी जाएगी। पहली बात तो ये दोस्तों। उसके बाद आता है इन प्रशिक्षण के लिए 1500 से 2000 प्रशिक्षण विकास केंद्र, कौशल विकास केंद्र, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए जाएंगे। काफी बनाए गए हैं दोस्तों। तीसरा है, इनकी देखरेख के लिए, इनके पाठ्यक्रम के लिए, इनके मॉनिटरिंग के लिए एक राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का गठन किया गया है। अब हम जरा बात करते कि इसके अंदर और क्या है। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों आप देखिए, अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम को अपनाया गया है।
आमतौर पे ऐसा होता है, मान लीजिए एक परिवार है, मध्यम वर्गीय है या मध्यम वर्गीय से नीचे है, उनको रोजगार चाहिए और इसीलिए बहुत लंबी प्रशिक्षण जो करिकुलम है उसमें भाग नहीं लेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप उसको 1 महीने 2 महीने का ट्रेनिंग दे दें, 1-2 महीने के बाद आप उसे कुछ राशि दे दें और उसको प्लेसमेंट या उसको वहां पर लगवा दें जहां पर रोजगार मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, अल्प अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वो वर्ग वैसा है जिसको रोजगार चाहिए, बहुत अर्जेंट है। वो अभी सब कुछ छोड़ के 1 साल की ट्रेनिंग नहीं कर सकता, घर चलाना भी होता है, घर को सपोर्ट करना भी होता है। इसीलिए एक अच्छी बात यह कि शॉर्ट टर्म के प्रशिक्षण केंद्र हैं या प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं कि ठीक है, आप 1 महीने 2 महीने का ट्रेनिंग लीजिए, आपने मोबाइल का कोर्स कर लिया, आपने कोई इंडस्ट्री का कोर्स कर लिया, उसके बाद क्या होगा, आपकी तुरंत प्लेसमेंट होगी और आपका रोजगार शुरू हो जाएगा। दूसरा दोस्तों है विशेष परियोजना प्रशिक्षण कार्यक्रम। मान लीजिए हम बात करते हैं किसी समय समय पर अलग अलग विशेष परियोजना आती है। मान लीजिए हम बात करें सोलर एनर्जी की, हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, सोलर एनर्जी हो, दोस्तों ये कुछ ऐसी स्पेशल परियोजनाएं आती रहती हैं जिनके साथ नए रोजगार का सृजन हो सकता है। और इसीलिए इस योजना में स्पेशल प्रोजेक्ट ट्रेनिंग कार्यक्रम को भी शुरू किया गया है कि अगर कोई विशेष परियोजना आती है, विशेष मांग आती है, तो स्किल कहाँ से आएगा, तो आपको उसके पाठ्यक्रम में विशेष योजना के तहत जो भी नए नवाचार हैं उनको जोड़ना चाहिए। और इसके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट प्रशिक्षण के कार्यक्रम इसमें शुरू किए गए हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, सौर परियोजनाएं हो या अन्य कोई उभरता हुआ क्षेत्र हो, उनके क्षेत्र में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। दोस्तों मान लीजिए आप पहले से किसी फैक्ट्री में काम करते आए हैं या पारिवारिक प्रशिक्षण आपको मिला हो, किंतु वो परंपरागत है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पुराने प्रशिक्षण को, पुराने सीख को अवमान्य कर दिया जाएगा। इसमें यह होगा कि आपने जो पहले सीखा है उसको मान्यता मिलेगी और उसके आगे से आपको सिखाया जाएगा ताकि आपका समय व्यर्थ ना जाए और साथ ही साथ जो आपने सीखा है उसको आप भविष्य में इस्तेमाल कर सकें। और इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो पहले की सीख लोगों ने ली है, मान लीजिए कोई वेल्डर है जिसने पहले से वेल्डिंग में काम किया, कोई कारपेंटर है, कोई ऐसा है, तो अलग अलग क्षेत्रों में पहले से भी लोग अपने कार्यस्थल पे काम कर चुके होते हैं, वहां से सीख के आते हैं। इन कारणों से आप देखेंगे पहले की जो सीख है वो मान्य होगी और उसके लिए इसमें प्रावधान किया गया है कि आपने जो सीखा है उसका आपको पहचान मिलेगा। दोस्तों समय समय पर जो कौशल विकास मंत्रालय है इस योजना के तहत रोजगार मेले की व्यवस्था करेगा। रोजगार मेला वो है जहां पर जो भी प्रशिक्षु हैं, जो भी स्किल्ड लोग हैं वो जाते हैं और दूसरी ओर वो लोग आते हैं जिनको लोग चाहिए स्किल्ड अपने फैक्ट्रीज, अपने उद्योगों के लिए। तो उनके बीच में जो दो अलग अलग डिमांड सप्लाई के वर्ग हैं, एक वो फैक्ट्री वाले हैं, एक वो हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको मिलवाने के लिए मंत्रालय समय समय पर रोजगार मेला का आयोजन करता है और उन जितने भी मान लीजिए प्रशिक्षु ट्रेंड हुए हैं उनको दिशा निर्देश देता है कि कहां कहां पे वो रोजगार ले सकते हैं। तो प्लेसमेंट के लिए जो भी सहायता होती है वो भी सरकार के द्वारा इसमें दी जाती है। दोस्तों इसलिए आप देखें और साथ अंत में पर्यवेक्षण, मॉनिटरिंग जरूरी है, क्योंकि ऐसा देखना जरूरी है कि हमने जो स्किल डेवलपमेंट दिया है वो कितना प्रभावी है, उद्योगों में उसकी मांग है या नहीं है, इन सभी की बात जरूरी है। प्रशिक्षुओं के क्या परफॉर्मेंस है, क्या उनकी मांग है, क्या करिकुलम है, इत्यादि पर भी बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। दोस्तों ये तो है हमारे उत्तर का एक भाग कि आपने बता दिया कि मेक इन इंडिया के तहत जो कौशल विकास कार्यक्रम है उनमें ये चीजें आती हैं। दोस्तों इसके अलावा आप देखें ग्रामीण कौशल को भी बढ़ावा दिया जाता है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करते हैं, अलग अलग प्रकार के ग्रामीण कार्य होते हैं, उनके लिए दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना को शुरू किया गया है। दोस्तों इसके अलावा आप देखिए
जो कौशल विकास है उसके लिए नई मंजिल है, उस्ताद योजना है। तो जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के कारीगर हैं, उनके परंपरागत कौशल को आप देखेंगे अलग अलग हमारे राज्यों में कुछ परंपरागत काम चले आते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। उनके संरक्षण के लिए उस्ताद योजना, दोस्तों आप देखिए, मान लीजिए जहां पर बर्तन बनते हैं, चूड़ियां बनती हैं, वो भी तो एक प्रकार का रोजगार देता है। उस प्रकार के कौशल विकास का संरक्षण करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए उस्ताद योजना है। और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना, बाकी मेक इन इंडिया के तहत ये हमारी मुख्य योजना है, जिसकी ये मुख्य हमारे पहलू हैं कि कितने को रोजगार दिया जाएगा, कौन देखरेख करेगा, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे हमारे क्या हैं। दोस्तों ये तो हमने देखा कंसेप्ट कि मेक इन इंडिया क्या है, हमने देखा मेक इन इंडिया क्या है, हमने देखा कि उसके अंदर जो कौशल विकास योजना है उसके क्या प्रावधान हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस उत्तर में। देखिए हमने यहां तक तो जो कंसेप्ट है वो देखा, कौशल विकास क्यों जरूरी है, हमने देखा कि उस कंसेप्ट के साथ साथ जो ये उत्तर है उसकी मांग क्या है वो हमने पूरी की कि हाँ ये बिंदु हैं हमारे इस योजना की। लेकिन अब हम बात करते हैं उत्तर लिखने की शैली क्या हो, हमारे उत्तर का संरचना क्या हो, और हम उत्तर को लिखने का प्रयास करते हैं। जब बात आती है 300 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है, इसका मतलब ये कि आपको बहुत विस्तार से बताना है इसके बारे में, ठीक है ना। मतलब आपको हर प्रकार के पहलुओं को टच करना होगा 300 शब्दों में, इसकी मांग ये है। आप देखें कि भारत सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत जो प्रावधान किए हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों आप देखिए, जब भी हम कोई उत्तर लिखते हैं, तो मैंने पहले के वीडियोस में काफी बताया है, आपको बताता हूं मैं, कि जब कोई उत्तर लिखा जाता है और उस उत्तर पे जो मुख्य बॉडी है जिसकी मांग आपसे हुई है, उसको लिखने से पहले हम एक परिचय जरूर लिखते हैं। हमारा उत्तर शुरू किससे होता है? एक परिचय, मतलब कि इंट्रोडक्शन से हम अपना उत्तर क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा परिचय होगा। परिचय क्या होगा हम वो देखेंगे, उससे पहले आप देखिए, समझिए कि एक परिचय होता है हमारे उत्तर का। उसके बाद उत्तर, जो प्रश्न की मुख्य मांग है जिसको हम बोलते हैं मेन बॉडी, तो हम फिर उसमें उत्तर की जो मेन बॉडी है उसको लिखते हैं जो पूछा गया है। जैसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कौशल विकास के प्रावधान आपको लिखने हैं, तो वो आपकी मेन बॉडी है। और अंत में दोस्तों आप क्या लिखते हैं, एक समाधान जरूर लिखते हैं कि समाधान है, कोई निष्कर्ष है। निष्कर्ष क्या होता है? निष्कर्ष दरअसल भविष्य में क्या किया जा सकता है, या यदि आपने उत्तर में कुछ समस्याओं का वर्णन किया हो तो उस समस्याओं का समाधान आपको यहां पर देना होगा। तो आप देखिए कि समाधान आप देंगे, लेकिन समाधान देखिए जब बात आती है 300 शब्दों की, तो हमने मान लीजिए सारी बातें लिख डाली कि ये हमारी योजनाएं हैं, ये उसके प्रावधान है, लेकिन ये अपेक्षा होती है कि इन योजनाओं में अगर कोई समस्या हो, कोई ऐसी बात आपको लगती है जिस पर विचारणीय है, तो आप उसको जरूर लिखें। तो मुख्य बॉडी में आप एक्सप्लेन तो करें, किंतु उसके साथ साथ आप अगर कोई समस्या, कोई बाधा आपको दिखती हो तो उसको भी बिना संकोच जरूर लिखें। उससे आपकी उत्तर की क्वालिटी, उत्तर का विश्लेषण क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब यहां तक ये क्लियर हो गया कि हमारे उत्तर में एक परिचय आएगा, एक मेन बॉडी आएगी और एक निष्कर्ष आएगा। इन तीनों को लेकर हमें 300 शब्द पूरे करने हैं। लेकिन आप देखिए कि इस 300 शब्दों का बंटवारा कैसे हो, क्योंकि वो भी जरूरी है। संरचना का मतलब ये भी तो है कि किस भाग को आप कितना वजन देंगे, किस भाग को किस प्रकार से आप जस्टिस देंगे। 50 शब्दों में हम अपना परिचय लिख सकते हैं। परिचय क्या होगा हम उस पर बात करेंगे। जो प्रावधान पूछे गए हैं वो आप 150 शब्दों में लिख सकते हैं, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उन प्रावधानों को क्रियान्वित करने में जो बाधा आती है वो आप 50 शब्दों में और लिख सकते हैं। तो आप देखिए 50 शब्द का आपकी बाधा हो गई। बाधा कौन सी? कि जो कुशल
या कौशल विकास योजना है उसके मार्ग में क्या बाधा है। इतने शब्दों में आपने मुख्य बॉडी लिख डाली और 50 शब्द में आपने लिखा परिचय, तो करीब 250 शब्द आपके हो गए। बचे 50 दोस्तों, तो निष्कर्ष जो होगा, जो समाधान होगा, वो आपके बचे 50 शब्द में लिखा जाएगा। तो हमें सबसे पहला काम तो ये करना है, अब देखिए कंटेंट तो हमें पता हो गया कि हमें लिखना क्या है, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण वर्गीकरण है जो आपको करना होगा कि 50 शब्द में आपने लिखा आपका परिचय, 150 शब्द में आपने लिखा आपकी मुख्य बॉडी, फिर उसी मुख्य बॉडी में आपने कुछ बातें ऐड की अपने उत्तर को एक विस्तृत दायरा देने के लिए कि हाँ ये समस्या भी है, और अंत में आपने लिखा समाधान। इससे तो आपका पहली बात तो दोस्तों स्ट्रक्चर बनता है जो जरूरी है। अब चूंकि हम इस बात को समझ चुके हैं कि उत्तर में क्या क्या लिखा जाए, अब आते हैं क्या क्या इसके अंदर डाला जाएगा। दोस्तों परिचय क्या होता है? हमारी मुख्य बॉडी जो होती है उससे पहले उसको शुरू करने का एक इंट्रोडक्शन है, एक ऐसा परिचय है जो हमें बताता है या पढ़ने वालों को बताएगा कि आप इसमें क्या लिखने वाले हैं। दोस्तों हमारे इस उत्तर की मुख्य बॉडी तो आती है कौशल विकास योजना पर, लेकिन आप परिचय में लिख सकते हैं क्या? आप परिचय में जो मेक इन इंडिया है उसके संदर्भ में लिख सकते हैं। आप बता सकते हैं कि भारत में उद्योगों विनिर्माण के प्रोत्साहन के लिए वर्ष 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई। तो मान लीजिए हम परिचय लिखें तो हम बता सकते हैं कि भारत में विनिर्माण के प्रोत्साहन के लिए या उस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत, मेक इन इंडिया योजना को शुरू किया गया। सही बात है, क्योंकि इस प्रश्न में इसका जिक्र तो है ना, इस प्रश्न में लिखा तो गया है ना कि मेक इन इंडिया के नाम की बात तो की गई है। तो आप बताएंगे कि इसको शुरू किया गया, और मेक इन इंडिया की सफलता, मेक इन इंडिया की सफलता कुशल श्रमिकों पर भी निर्भर करती है, जिसका अभाव उद्योग और निवेश को हतोत्साहित करता है। ठीक है ना? फिर आप बताएंगे कि इस कुशल या कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल विकास या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में शुरू किया गया, जिसके मुख्य प्रावधान निम्न है। आपका उत्तर शुरू हो गया। अब देखिए आपने बहुत ही सटीकता से बता दिया कि भारत में विनिर्माण के प्रोत्साहन के लिए ये योजना हमने शुरू की, मेक इन इंडिया। लेकिन मेक इन इंडिया की सफलता निर्भर करती है किसके ऊपर? कि आपके पास कितना स्किल्ड रोजगार है। उस स्किल्ड रोजगार के लिए हमने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को शुरू किया, और इसके साथ ही आपका उत्तर शुरू होता है। फिर आप आएंगे अपने मुख्य बॉडी पर, आप लिखेंगे कि इस योजना के मुख्य प्रावधान निम्न है। आप बताएंगे कि ये पहला प्रावधान है, दूसरा प्रावधान है, तीसरा प्रावधान है, चौथा है। अगर आप देखें तो हमारे पास 5, 6, 7, 8 और एक 9। मैंने शब्दों में लिखा है, आप वाक्य में लिखेंगे। तो हमारे पास 8 से 9 मुख्य प्रावधान है। यदि आप इनमें एक वाक्य ऐड करेंगे तो आराम से आप देखेंगे आप आसानी से 150 शब्द तक पहुंच पाएंगे। जैसे आपने बता दिया कि इसके अंतर्गत 2022 तक 500 मिलियन प्रशिक्षण या प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। आपने बता दिया कि इसके लिए इतने विकास केंद्र खोले जाएंगे या खोले जा रहे हैं, इनके निगरानी के लिए, इनके पाठ्यक्रम आदि के लिए ये। तो इस प्रकार से आप देखिए, अगर आप इन बातों को एक्सप्लेन करेंगे ना, तो आप आसानी से, अगर आपके पास 9-10 पॉइंट हैं और आप इन 9-10 पॉइंट में फॉर एग्जाम्पल आप 15 शब्द भी लिखते हैं, तो आप देखेंगे आराम से
135 से 150 शब्द आपका पूरा, क्योंकि एक वाक्य मिनिमम 15 शब्द का हो जाता है। तो आपने 9 बिंदुओं को एक्सप्लेन किया और 15 मैं एवरेज मान लूं तो भी आपके 135 शब्दों में क्या होगा, आप देखेंगे आपके इस मुख्य बॉडी का जो ये भाग है वो पूरा हो जाएगा। और आमतौर पे होता, जब हम लिखते हैं उत्तर तो लिखते समय हमारे शब्द थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो हमने चूंकि यहाँ पर शब्दों में लिखा है मैंने, तो ये एक शब्द लग रहा है, किंतु आप देखिए पर्यवेक्षण की व्यवस्था की जाएगी या रोजगार देने वाले या उद्योग रोजगार प्राप्त करने वालों के बीच में समय समय पर रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। पहले जो कौशल प्राप्त किया है या काम करते करते जो काम सीखा है उसको मान्यता दी जाएगी। इस प्रकार की बातों से बहुत आसानी से आपके 150 शब्द पूरे हो जाते हैं, उससे अधिक ही हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप बताइएगा कि इस मार्ग में जो बाधा होती है, आमतौर पे आप देखेंगे कि बढ़ता जो मशीनीकरण है, बढ़ता जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, रोबोटिक्स है, या आप देखिए आमतौर पर ये शिकायतें आती हैं कि जो स्किल विकास केंद्र हैं ये बहुत बार पुराने ढर्रे पे काम करते हैं, बहुत बार ये इसमें फर्जी खाते होते हैं, सरकार से सब्सिडी लेते हैं किंतु स्किल डेवलपमेंट नहीं करते हैं। तो जो भी समस्या इनकी है, जैसे आप देखें इनकी समस्या है कौशल विकास के मार्ग में समस्या आती है कि इनका पाठ्यक्रम आमतौर पे क्या होता है, पुराना होता है। उद्योगों की मांग कुछ और है, सिखा कुछ और रहे हैं, तो पाठ्यक्रम पुराना है। जो औद्योगिक मांग है उससे विमुख देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं जो काम नहीं करते, मतलब ऐसे बहुत सारे केंद्र हैं जो केवल पेपर पे हैं, वैसे वो बंद पड़े हैं। भ्रष्टाचार है। जो प्लेसमेंट की बात होती है, वो प्लेसमेंट में जो वेतन मिलता है वो इतना कम होता है कि जो प्रशिक्षु हैं बहुत उत्साहित होते हैं कि हमने इतना समय दिया, इतना सीखा, लेकिन वेतन जो है उसका नगण्य है। तो हमारे स्किल डेवलपमेंट की जब बात करेंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि पाठ्यक्रम पुराना है और मांग जो है वो उन्नत है। क्योंकि पाठ्यक्रम देखिए होता क्या है, प्रशिक्षण व्यवस्था के लिए आपको ट्रेनर चाहिए होते हैं। जो व्यक्ति उस जॉब में एक्सपर्ट है वो तो फैक्ट्री में काम कर रहा होगा, वो क्यों आएगा आपको ट्रेन करने के लिए। तो यहाँ पे होता ये, जो व्यक्ति आपको ट्रेन कर रहा होगा वो पुराने ढर्रे पे आपको ट्रेन कर रहा है। इस कारण से क्या होगा, पाठ्यक्रम पुराना है, तकनीकी पुरानी, तो मांग कुछ और है, प्रशिक्षण किसी और बात का मिल रहा है। इस कारण से क्या होगा, उद्योगों के मांग से प्रशिक्षण केंद्र विमुख होते हैं, जिस कारण से प्रशिक्षण ले भी लिया किंतु वो मुख्य रूप से प्रासंगिक नहीं होता। केंद्र बहुत सारे बंद पड़े हैं, उनमें भ्रष्टाचार है, सरकार से लाभ लेते हैं किंतु प्रशिक्षण नहीं देते हैं। इसके अलावा प्लेसमेंट हुआ किंतु वेतन जो है वो बहुत कम है, जिस कारण से प्रशिक्षण की पूरी जो प्लानिंग थी वो विफल हो जाती है। दोस्तों ये कुछ हमारी समस्या है। आप देखिए हमारे पास 4 से 5 बिंदु हैं, आराम से आप 40 से 50 शब्द इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो हुआ क्या, जब आपने इसको देखा कि हमारे पास में इस उत्तर की अगर हम बात करें तो हम बहुत आसानी से 40-50 शब्द की बाधा जो समस्या है प्रशिक्षण में उसको उजागर कर देते हैं, चाहे प्रशिक्षण केंद्र की समस्या हो, प्रशिक्षु की समस्या हो या वेतन की समस्या हो आदि। अब क्या किया जाए, अब आते हैं समाधान या निष्कर्ष के ऊपर। चूंकि हमने बाधा लिखी है तो हर एक समस्या के साथ में समाधान को बिना दिए हमारा उत्तर कभी पूरा नहीं होता। उत्तर पूरा तब होगा जब हम समाधान निष्कर्ष वो देंगे जो इन बाधाओं के मार्ग या इन बाधाओं को समाप्त करेगा। जैसे एक समाधान ये है कि प्रशिक्षण केंद्र जो हैं उनका उद्योगों से जुड़ाव हो। मतलब ये हो कि प्रशिक्षण केंद्रों में जो प्रशिक्षु ट्रेनिंग ले रहे हैं उनका बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्या हो, उद्योगों से लिंकेज हो और उद्योगों में वो ट्रेनीज के रूप में भेजे जाएं। इनको सीखना ही तो है, यहां सीख लेंगे तो यहां पर उद्योग का फायदा क्या होगा, उद्योगों को कम सैलरी में लोग मिल जाएंगे और जिन लोगों को उन्होंने रखा है वो बाद में यहां पर रोजगार प्राप्त कर पाएंगे। तो यहां पर यह मांग होती कि जो प्रशिक्षण केंद्र है उन केंद्रों
को किताबी दुनिया से बाहर निकालकर उद्योगों तक लेके जाया जाए, उद्योग में उनको पहुंचाया जाए, उद्योगों के साथ लिंकेज हो, समय समय पर जो इनकी ट्रेनिंग हो, उद्योग जगत के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे करवाई जाए। मान लीजिए बड़े उद्योग जगत के लोग हैं तो इनके पाठ्यक्रम का जो अपडेशन है उसकी भागीदारी किसके द्वारा हो, तो उद्योग जगत के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको पता है कि मांग किस बात की है। तो क्लासरूम प्रोग्राम के साथ साथ क्या हो, इनके पाठ्यक्रम में संशोधन हो। तो पाठ्यक्रम को आपने अपडेट किया, उद्योग जगत के लोगों से इनको आपने जोड़ दिया, प्रशिक्षण केंद्रों में जो लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं उनको आपने समय में क्या भेजा, हर समय 1-2 महीने 2-3 महीने में उद्योग भेजा है ट्रेनिंग लेने के लिए। और जो प्रशिक्षु, जो ट्रेनी प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम पूरा करेगा उसको निश्चित गारंटीड रोजगार का आश्वासन या वायदा किया जाए। कुछ नगद राशि दी जाती है किंतु वो बहुत कम होती है, फिर भी नगद राशि आदि के माध्यम से उनको प्रशिक्षित किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए। ये जो पहले 2 समाधान हैं ये कुछ ऐसे हैं जो हमें करने होंगे, बाकी जो अंत के 2 हैं वो किए जा रहे हैं किंतु वो बहुत प्रभावी नहीं है। मान लीजिए हमने ये भी कर दिया तो उद्योग जगत की जो समस्या है, जो उनकी शिकायत है उसको हम दूर कर पाएंगे। उनकी शिकायत क्या है, उनकी शिकायत ये है कि जो लोग हमारे पास आते हैं ना वो हमारी कंपनी के जो हमने स्किल मांगे हैं उससे उनका सरोकार नहीं होता। तो यदि मान लीजिए हमने उनको पहले से ही टाटा मोटर्स में हमने प्रशिक्षण केंद्रों से लोग भेजने शुरू किए तो टाटा मोटर्स को बहुत ही कम कीमत पर ट्रेनीज मिलेंगे पहले 2 महीने 3 महीने, लेकिन वो लोग काम को सीख जाएंगे जिसके बाद क्या होगा, टाटा मोटर्स को बने बनाए लोग मिलेंगे। और मान लीजिए भारत में आगामी वर्ष में और भी कंपनियां आती हैं तो एक हमारे पास पूल तैयार होगा जो ऑटोमोबाइल में काफी काम सीख चुका होगा और खासकर इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उसके प्रति वो सजग होगा, अलर्ट होगा। तो ये हमारा समाधान होगा जिसके बाद आप देखें हम निष्कर्ष के बिंदु को पूरा कर पाएंगे। आप बताएंगे कि इन समस्याओं की प्रभावशीलता के लिए निम्न सुधार किए जाने चाहिए, जैसे उद्योगों से इनका लिंक हो, उद्योग जगत के कोलैबोरेशन से पाठ्यक्रम में संशोधन हो, उद्योग जगत के जो शीट्स के लोग हैं उनसे इनका लेक्चर आदि हो, प्रशिक्षण पूरा करने पर इनको मान्यता मिले, रोजगार मिले और कुछ ऐसे लाभ मिले। इन सभी तरीकों से या सुझावों से हम अपने समाधान दोस्तों दे सकते हैं और हमारा 300 शब्दों का जो उत्तर है बहुत ही सटीकता से पूरा हो जाता है। दोस्तों ये था हमारा ये उत्तर जिसमें हमने ये बात की है कि भारत सरकार की मेक इन इंडिया के तहत कौशल विकास के प्रावधान क्या हैं। लेकिन इस समझें आप कि ऐसे प्रश्नों में केवल ये बात करना पर्याप्त नहीं होता, एक पूरे ढांचे के साथ में, संरचना के साथ में उत्तर देना होता है। इसमें हमने बात की परिचय होता है, परिचय पृष्ठभूमि होती है जिससे उत्तर शुरू होता है, उसके बाद मुख्य बॉडी होती है, कुछ अतिरिक्त बातें होती हैं, बाधा इत्यादि है, अंत में समाधान से हम उत्तर अपना समाप्त करेंगे। दोस्तों ये था इस प्रश्न का उत्तर और इसी प्रकार से दोस्तों अगले प्रश्नों को लेकर हम हाजिर होंगे, अगले प्रश्नों की बात करेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले जो हमारे वर्ष के प्रश्न हैं उसकी हम बात इसमें विस्तार से करेंगे। दृष्टि देखते रहें, धन्यवाद।